के है, और रोहित है, रोहित समर अदर में यू माइट बी नोइंग, कभी तो देखे होंगे शायद मेरा सेशन में या कहीं पे। तो रोहित इज ए फाइनेंस कोच, तो ही इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, तो बहुत अच्छा कर रहा है रोहित आजकल। तो उसको भी चाहिए अभी, क्योंकि ना अभी क्या है ना, रील्स वगैरह सब कुछ बनाना है, वीडियोस बनाना है, पॉडकास्ट बनाना है, तो बिना पब्लिक स्पीकिंग में मैं बोलता हूँ एक बार तुम अटेंड करोगे ना, सामने वाला बंदा देखेगा कि कौन सिखाए कि कौन नहीं सिखाए। हमको देखने से कितना बड़ा बड़ा बंदा है, मैंने एक्चुअली एक नाम तो मितेश खत्री जी का देख रहा था, इतना बड़ा कोच है मितेश खत्री जी, बट उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग ही नहीं किया है। जब बात करते हैं मेरे को पता चल गया उनका आंख ही बंद नहीं हो रहा। मैंने बोला यार 1 मिनट 1.5 मिनट हो गया, आंख ही खुला है। मैंने नहीं सीखा है। बट बहुत बड़े कोच है, तो अगर सीखेंगे ना, क्या होता है कि बहुत ठहराव आ जाता है, बहुत अच्छा होता है उसमें। तो आपको पता चल जाएगा, मतलब ये एक सबसे बड़ा चीज है कि पब्लिक स्पीकिंग एक साइंस है। दैट्स व्हाट आई हैव, व्हाटएवर आई हैव लर्न। मुझे भी नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि मुझे आता है, तो मैं बोल रहा हूँ मतलब आपको पता चलेगा कि जब आप पब्लिक स्पीकर बन जाओगे ना, एक अच्छा सीख जाओ, तो योर एक्सप्रेशन विल बी डिफरेंट। तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ गलती हो रहा था, एक सबसे बड़ा चीज है। तो बाकी अर्चना है, तो आगे से मैं भी सीखूंगा आपके साथ, तो साथ में ही करेंगे सब। क्या स्नेह देसाई जी भी, स्नेह देसाई जी भी करते हैं, बट सबसे अच्छा बीएसआर सर पब्लिक स्पीकिंग का बढ़िया यूटिलाइजेशन करते हैं। स्नेह देसाई कैसे करते हैं अर्चना जी? ठीक ठाक है, अच्छा, बहुत अच्छे। यस, वो भी अच्छा बोलते हैं क्या? राइट। वो उनका भी भी बोलता है। एक अपना स्टाइल है बोलने का। राइट राइट, अपना अपना स्टाइल, यस, अपना एक ये है बोलने का। बट बीएसआर सर अच्छा करते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू यू। और आप कुछ नाम दे सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग वालों का, कुछ नाम ले सकते हैं आप अर्चना जी, जो अच्छा हाँ, बात करते हैं, जो कोचेस है? डेफिनेटली दे सकती कौन हूँ। कौन है? देखो अभी कौन जैसे कौन है? जो अगर अपन ग्लोबल आइकॉन्स देखेंगे अभी फिलहाल में, तो डेफिनेटली ओपरा विनफ्रे वन ऑफ द फाइनेस्ट कम्युनिकेटर्स एंड पब्लिक स्पीकर्स है, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन का एक कॉम्बो बना के, डेडली कॉम्बो बना के वो कम्युनिकेट करती है। उनके जेस्चर्स, उनके मूवमेंट, उनकी और लिसनिंग कौन है कैपेसिटी। इंडिया में, कौन है आपके साथ? इंडिया में फॉर मी डेफिनेटली अंकुर वारिको है, जो बहुत अच्छे स्पीकर है। बिकॉज फॉर मी कनेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप कितना टेक्निक्स को यूज कर रहे हो, ये आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रेजेंस, ये सब अफेक्ट करेगा, ये इम्पैक्ट करता है। बट अगर एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विथ योर ऑडियंस एंड नॉट एबल टू गिव देम होप दैट if I have done this, you also can do this, then it's of no use. Then you just are a good speaker. But great speakers are those who are memorable speakers, right? So इसीलिए कभी कभी हम वो स्पीकर्स के इसमें जब जाते हैं, 10-12 स्पीकर्स अगर बात करते हैं, तो हम कोई एक दो ही स्पीकर्स हमारे जहन में बहुत दिन तक रहते हैं, मे बी कई सालों तक भी रह सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि उनका कुछ ना कुछ ऐसा चीज होता है जो हमारे साथ बहुत इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाता है। और अगर वो कनेक्शन, वो बॉन्डिंग होता है, तो हम हमारे लाइफ में भी वो बदलाव आना शुरू होता है सबकॉन्शियस लेवल पे, और फिर कॉन्शियसली हम चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और अगर आप स्पीकर बनेंगे और आप वो 10-12 क्राउड में वो बैठेंगे और वो एज अ स्पीकर आपको स्टैंड आउट करना है, तो फिर आपको भी तो वो चीज समझनी चाहिए कि मुझे इन लोगों के बीच में मुझे स्टैंड आउट कैसे करना है एज अ स्पीकर, राइट? सो वन ऑफ द एक है जो अंकुर वारिको जी है, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड करते हैं। और अगर आपको और कोई और एक चाहिए जो बहुत अच्छे से चीजों को आर्टिकुलेट करते हैं, देन आई कैन से रॉन मल्होत्रा इज वन ऑफ द रियली गुड कोचेस, because whenever he articulates the things, he is very very clear, concise, confined and very refined. Whenever he uses all the words, मतलब बहुत तोल के बात करते हैं। So I've seen these two speakers really versatile. They both are in their own style.
right? So have you ever seen these two people's speaking or Yes, listening to them? Great, great, great. Right. Hmm. Right. करेक्ट. यस, यस, यस. तो आप कितने सालों से या फिर कितने दिनों से अंकुर वारिको जी को सुन रहे हैं या फिर उनके वीडियोस देखते हैं? तुम्हारे दो डिवाइस ऑन है क्या रोहित? इको आ रहा हाँ, है. आई गेस एको आ रहा है. हाँ, थोड़ा इको आ रहा है, राइट. या, बेटर है. दिस इज बेटर. बेटर है. Okay, okay. Fine, very good. And what are you able to learn from him, implement some of the things in your speaking? Hmm. Yes, yes. Okay. I'm one of you. Yeah, I'm one of them. I'm one of you. Right? ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एज ए स्पीकर की. Very nice, very nice. Thank you for sharing this, Rohit. And about you, Pradeep? हाँ, यस मैम. Yes. मैम मत बोलिए, अर्चना बोलिए. अभी आदत सी पड़ गई है, कोई कोच है कोई है तो मैम सर तो आसानी से अपने आप आ जाता है. I am professionally as a teacher. I'm working and public speaking में मेरा बहुत इंटरेस्ट है. तो थोड़ा बहुत स्पीकिंग कर लेता था. कुछ लेक्चर्स वगैरह कॉलेजेस में वगैरह बुलाते हैं कभी कभी मुझे, तो मैं लेक्चर भी देता हूँ. तो और कोचिंग इंडस्ट्री में भी आना चाहता हूँ, तो इसलिए पब्लिक स्पीकिंग में मास्टरी हासिल करना ये मेरा पहला क्या बोलते हैं उसको, वो प्राधान्य है मेरा. हाँ, गोल है, प्रायोरिटी है. तो उसके प्रयास में अभी हूँ. ज्यादा से ज्यादा वो अच्छी तरह से डेवलप करूँ, इम्प्रूव करूँ, उसमें अच्छी मास्टरी हासिल करूँ, तो मेरे आगे के करियर में जो कोचिंग इंडस्ट्री में या एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ पब्लिक स्पीकर मैं खुद को लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे हेल्प हो जाएगी. Very nice, so great. And where are you based at, Pradeep? I am from Polatpur, Raigad, Maharashtra. Okay, okay. And you, Rohit? मेरा घर के पास रहता है. Acha. Okay, okay. That's so great. I'm also basically from Aurangabad, right now staying in Sangli. Okay. And yes. So you know And- Marathi? अगदी पूरा मस्त. मराठी है. जबरदस्त, मस्त. Great, So, great, great. तर आता म्हणजे इज इट ओके इफ आई स्पीक मराठी ऑल्सो? रोहित, आर यू ओके विथ इट? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं. तो No problem. इट्स मुझे नहीं आता है अर्चना मराठी. आप सीख जाएंगे सर हमारे साथ. समझ में आ जाता है. सो अभी कैसे केदार सर के साथ भी बहुत काम किया है और वन ऑफ द बहुत अच्छी क्वालिटी है सर की कि सर बहुत डेडिकेटेड है, बहुत कंटिन्यूअस है. कोई भी चीज अगर लेते हैं और उसको करना चाहते तो वो करके ही दिखाते हैं. एंड दैट्स वन थिंग विच रियली हेल्प्स एनीबडी. जिसको भी कोई भी स्किल सीखना है तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे तो टेक्निक्स मेथड्स हम यूट्यूब पे भी सीख लेते हैं, हम ब्लॉग्स पढ़ लेते हैं, व्लॉग्स देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें. अभी तो मतलब इतना सोर्सेस है पढ़ने का और समझने का और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का कि बस आप मतलब सोच ही नहीं सकते. राइट, ऑन द क्लिक बस आपके पास वो इंफॉर्मेशन है. बट वन ऑफ द मोस्ट पेक्यूलियर थिंग्स ऑफ एनी स्किल एंड बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग ये ऐसी चीज है जो आप बैठ के नहीं कर सकते. राइट,
ये आपको बोल के ही आएगी। और सबसे बड़ी गलती लोग यही कर देते हैं कि 2 साल 3 साल 5 साल लगातार मतलब वो चीज को वो कहते हैं कि हमें इम्प्रूव करना है, बट हम कर नहीं पा रहे क्योंकि आप सिर्फ कंटेंट को वॉच कर रहे हैं। आप एक कोर्स से दूसरे कोर्स जा रहे हैं, बट आप अप्लाई ही नहीं करेंगे, उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप खुद बोलेंगे नहीं। और एंड अगेन द इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको कोई फीडबैक नहीं देगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप किस डायरेक्शन में आपकी जर्नी शुरू है। So I can say basically this is a roller coaster ride of learning, but most important thing is that you need to be aware कि मुझे कहाँ जाना है और मुझे क्या करना है। So this is so important. This is what I have really observed in KP sir as well, because he's very clear about his intention. Why do he really want to do public speaking? What is his aim and first ever most, the most precious goal that actually makes him to come back again and again and again to touch the basics, improve onto the skill, keep on doing it continuously and consistently. एंड आप ये जब लगातार करते हैं तो आप समझ लीजिए एक 6 महीने 8 महीने आपने दे दिए स्किल को, तो आप इतने जबरदस्त स्पीकर बन जाओगे कि आप एफर्टलेसली बात करना स्टार्ट करोगे। फिर आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कौन से इस पे क्या फ्रेमवर्क यूज करना है, ये सिचुएशन में किस चीज को कैसे हैंडल करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका अवेयरनेस बहुत अच्छे से इंप्रूव होता है। आप सिर्फ बात करते हो, पर बात करने के टाइम पे आप बहुत सारे एंगल्स को आपके पर्सनालिटी के टच करना स्टार्ट करते हो, राइट? सो इस वजह से आप हर एक लेवल से इंप्रूव होना स्टार्ट होते हो। एंड दैट्स व्हाई पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द क्रूशियल स्किल ऑफ दिस 21st सेंचुरी। अगर आपको लीडरशिप पोजीशन पे जाना है, आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, आपको लोगों को इंस्पायर करना है, कुछ तो उन्होंने एक्शन लेना, ये अगर आप चाहते हो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्किल है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर ये स्किल सीखते हो तो आपको पता है आपके कम्युनिकेशन में जो एक डीपनेस होता है ना कोई चीज सीखने का, सो कम्युनिकेशन को आप बहुत डीप लेवल पे अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि ये जो स्किल है ये आपको इनसाइड आउट लेके जाता है, नॉट आउटसाइड इन। हम नॉर्मली कम्युनिकेशन करते तो हम क्या करते हैं, हम आउटसाइड पहले देखते हैं, ये बंदा कैसे बात कर रहा है, ये इंसान किस तरह से वर्ड्स को यूज कर रहा है, कैसे थॉट प्रोसेस है इसकी, ये सारी चीजों पे हम ध्यान देते हैं, बट हम अपनी तरफ तो कोई ध्यान नहीं होता हमारा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, मेरी थॉट प्रोसेस कैसी है, मैं कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मैं आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ कि नहीं, मेरी आज इस टाइम पे, ये वक्त पे, ये मोमेंट पे मैं हूँ क्या, या फिर मैं अपने ही थॉट्स में हूँ, अपने हेड में हूँ या हार्ट में हूँ, हमें खुद को ही पता नहीं होता। एंड वी ट्राई टू फोकस ऑन अदर्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आई कैन से ऑफ कम्युनिकेशन। सो allow me to share my own story here, because it can't be I can't, like, you can't get a better example than me, okay? So जब मैं स्कूल में थी और जब मैं कॉलेज में थी तो मैं बहुत मतलब हमेशा टॉप 5 में ही आती थी, बट वो सब मेरा राइटिंग में ही था। पर जब भी बात करने का टाइम आता था तो मैं इतना हेजिटेट कर जाती थी, मुझे समझ में नहीं आता था, मैं बहुत ब्लैंक हो जाती थी, कुछ समझ में नहीं आता था। और सबसे ज्यादा मुझे रियलाइज हुआ जब मैं ग्रेजुएशन में थी और हमें वाइवाज होते थे, ओरल अपन लेते हैं ना, टीचर्स अपना ओरल लेते हैं और बहुत सारे 5-6 लोगों को एक साथ बिठाते हैं। तो वो टाइम पे जब वो क्वेश्चन पूछते थे मुझे सब आंसर पता होते थे, बट मैं आर्टिकुलेट ही नहीं कर पाती थी। और जो एकदम मतलब जो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी लिखते नहीं है वो स्टूडेंट्स आंसर दे पाते थे, एंड देन दे यूज्ड टू लाफ एट मी, यार ये सिर्फ लिखती है, इसको तो बोलना भी नहीं आता एंड ऑल दैट स्टफ। इट यूज्ड टू पिंच मी वेरी बैडली कि ऐसा क्यों होता है। एंड तब मैं तभी भी नहीं समझ पाई कि मेरा प्रॉब्लम आखिर है कहाँ। जब मैंने एमबीए किया, एमबीए के फर्स्ट जो प्लेसमेंट्स होते हैं, कंपनी मिलने वाली थी, अच्छी कंपनी में जॉब मिलने वाला था, तब मेरे को इंटरव्यू में अपियर होना था। मैं फर्स्ट इंटरव्यू जब मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस था जिसमें मैं 30 सेकेंड्स तक बिल्कुल शांत रही, एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे पाई क्योंकि पूरी ब्लैंक आउट हो चुकी थी।
बेचारे वो इंटरव्यूअर ने इतना तरस खाया मुझ पे और उसने मुझे 2-3 हिंट्स दिए, तब मैं जाके उस आंसर को थोड़ा बहुत बोल पाई। तब जाके मुझे थोड़े दिनों के बाद जैसे जैसे ये सब चीजें करती गई तब पता चला। एंड इट्स बिन इन 2017 और 2018 आई हर्ड पब्लिक स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, और तब से मेरी जर्नी शुरू हुई ये चीज को सीखना और इसमें इम्प्रूव करना। एंड दैट्स व्हाई आई एम नाउ एबल टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्पीक सो कॉन्फिडेंटली। सो आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई सिचुएशंस हुए होंगे कि जहां पे आपने भी ये देखा होगा कि आप बात नहीं कर पा रहे थे, आप ब्लैंक आउट हो रहे थे, फियर था, वो नर्वसनेस थी, आपके बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, वॉइस अच्छी नहीं थी, जो भी होगा आपने भी कहीं ना कहीं ये नोटिस किया होगा। हर बंदे के लाइफ में कोई ना कोई एक्सपीरियंस रहता है जहां पे वो समझते हैं कि यार ये मेरे से नहीं हो रहा है, राइट? तो मेरी ये जर्नी वहां से स्टार्ट हुई और 2022 या 2023 मैंने एक फर्स्ट TEDx टॉक दिया मेरा, जहां पे मुझे लगा कि हाँ अब मेरी जर्नी फुलफिल हुई है, कि मैं एक मकाम तक पहुंची हूँ कि मैंने कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट की थी एंड वेयर आई एम नाउ। सो दैट गेव मी लॉट ऑफ बूस्ट एंड कॉन्फिडेंस कि इट्स पॉसिबल, एंड इफ आई एम एबल टू डू इट एनीबडी कैन डू इट, राइट? सो हाउ इज योर जर्नी? व्हाट डू यू थिंक? आपकी कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहां पे आपको लगा, पिंच हुआ कि ये नहीं हो रहा है, इस पे कुछ करना पड़ेगा? यस रोहित। हम्म। 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 राइट। हम्म। हम्म। ग्रेट। ओके। ओके। हम्म। हम्म। ट्रू। बिल्कुल। यस। 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 ट्रू। ट्रू। राइट। राइट। And what are the challenges that you're facing right now? Mm-hmm. Correct. Correct. Hmm. Mm-hmm. Right. Mm. Correct. Very nice. Thank you for sharing, Rohit. And about you, Pradeep? हेलो। वैसे तो स्कूल में बचपन से छोटे छोटे स्पीच देता था मैं, और Great. बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन से, बहुत ही लाउडली और कॉन्फिडेंस से पहले से ही स्पीच देने की आदत रही मुझे। Okay. जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो कुछ स्पीच कंपटीशन में भी मैं भाग लेता था, तो एक Mm-hmm. एक्सपीरियंस उस बाजू में रखने की कोशिश करता था, उस सराउंड में रखने की कोशिश करता था। Mm-hmm. एक बात है कि जब भी कोई प्रिपरेशन करता हूँ Mm-hmm. और उसके साथ प्रैक्टिस अच्छा कर लेता हूँ, उतना मुझे अगर टाइम मिलता है तो वो Mm-hmm. स्पीच डिलीवरी बहुत ही अच्छी बन जाती है, बहुत ही स्ट्रांग। जैसे कि मैं स्क्रिप्ट बना के उस पर प्रैक्टिस करके, बहुत बार प्रैक्टिस करके, तो वो अच्छी बन जाती है। Mm-hmm. दिक्कत मेरी ये होती है कि जब भी कोई इम्प्रॉम्प्टू सिचुएशन होता है ना, डायरेक्टली किसी भी सब्जेक्ट में बोलना होता है, तो तब थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है। वो आइडियाज जिस फ्लो से आने चाहिए वो आते नहीं है, तो वो दिक्कत
रहती है। मैंने कई बार थोड़ी प्रैक्टिस करने की कोशिश भी की, सब्जेक्ट लेके डायरेक्टली बोलने का थोड़ा सा प्रैक्टिस भी किया, वो थोड़ी सी दिक्कत रही। बाकी अभी 2-3 कॉलेज में मुझे लेक्चर के लिए बुलाया तो 1-1.5 घंटे के लिए मैं लेक्चर भी दे पाया, लेकिन वो भी क्या होता है, हम प्रैक्टिस करते प्रिपेयर करके और फिर वहां जाते हैं तो उस तरह से वो अच्छा बन जाता है। ये बात है। और बाकी जो ऑल द एस्पेक्ट्स है पब्लिक स्पीकिंग के, है ना, कोई भी हो, कोई बॉडी लैंग्वेज हो, और आपने जो बताया कि आर्टिकुलेशन हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात लगी कि जो आपने बताया कि वो कनेक्शन बिल्डिंग और जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, राइट, वो कुछ तो क्रिएट होनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि वो मुझ में और आना चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग प्रदीप। एब्सोल्युटली, कई बार हम ऐसे हो जाते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेशराइज करते हैं और ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं हमारे खुद के बारे में ही कभी कभी, कि ये मेरे से अच्छा ही होना चाहिए, मेरा परफेक्शन ही आना चाहिए, और इस चक्कर में हम वही स्टक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा फोकस ब्रेन का उधर ही है ना, वो कुछ ओपन ही नहीं कर पा रहा, कोई और पॉसिबिलिटीज देख ही नहीं पा रहा। And that's where you need a right coach, right mentor who can really help you to understand what are your strengths, what are your weaknesses, where you have to continuously improve on, work on. And to become a world-class speaker, I can tell you that, it's a continuous journey. And the more you be into this, and the more you keep on thinking, contemplating on the concepts and aspects of about public speaking, or even related to communication, you understand that how deeper is this, because it's not only speaking from stage, एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म में आप वहां से बात कर रहे हो, ये चीज नहीं है पब्लिक स्पीकिंग। फॉर मी इट्स लाइक कंप्लीटली स्पीकिंग इन पब्लिक। फिर आप रूम के सामने खड़े हैं या फिर आप स्टेज पे हैं, आप 4 लोगों से बात कर रहे हैं, जब भी आप बात करेंगे 4 लोगों की नजरें आपके सामने होंगी, आपके ऊपर होंगी, तो इसका मतलब है आप पब्लिक स्पीक ही कर रहे हो। आपको हर एक बार एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, राइट? और हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि शो योर गुड इमेज। जैसे अगर मैं आपके घर पे आऊँ और आप मुझे चाय ऑफर करेंगे, तो आप क्रॉकरी में से कोई अच्छा सा सेट निकाल के ही ऑफर करेंगे ना, टी का, राइट? कोई टूटे फूटे या फिर जो भी रोज का आप कप यूज करते हो उसमें तो नहीं करेंगे, राइट? सेम इज द केस हियर एज वेल। और इस चक्कर में हम अपने आप पे इतने लेयर्स चढ़ाते जाते हैं एज अ एडल्ट कि हम अपने कोर को ही भूल जाते हैं। ओके, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड लव टू शेयर इज कि इस एनालॉजी से समझते हैं कि व्हाई पब्लिक स्पीकिंग इन फर्स्ट प्लेस। ओके, मैंने एक छोटा सा पीपीटी बनाया था आपके लिए, आई जस्ट शेयर इट। I hope you can see the screen. Yes? Okay, thank you. So why public speaking? Public speaking is because understand कि मैं एक बर्थडे पार्टी में गई थी, इनफैक्ट मेरा बच्चा भी ऐसा करता है बहुत बार, और वहां पे उन्होंने बहुत सारे चॉकलेट्स खा लिए थे ऑलरेडी, और उसको और भी चॉकलेट्स खाने थे उस बच्चे को, और वो मेरे पास आया और मुझे बोला, उसके मम्मा के पास भी गया और बोला कि मुझे चॉकलेट्स खाने हैं, क्या मैं खा सकता हूँ? तो मम्मा ने बोल दिया कि आपने तो बहुत सारे खा लिए, अभी मत खाना। तो अभी वो चुप बैठ गया और फिर सोचने लगा कि अब क्या करूं, मुझे तो खाना है, आई कांट रेजिस्ट। फिर वो उसके पापा के पास चला गया और पापा को बोला, कैन आई ईट मोर चॉकलेट्स प्लीज? और उसके पापा ने तुरंत उसको चॉकलेट दे दिया। ठीक है, तो ये सब बाकी बच्चे भी देख रहे थे, और उन्होंने क्या किया, फिर बाकी बच्चों ने वो मम्मी के पास कोई भी नहीं गया पूछने के लिए कि ये चॉकलेट मुझे चाहिए। सारे लोग पापा के पास चले गए और पापा ने सबको चॉकलेट्स दे दिया, और सब लोग चॉकलेट्स खा रहे थे। तो ये एक एस्पेक्ट आपको क्या सिखाता है? मैं ऐसा समझती हूँ कि आप, हमारे बच्चे या फिर आपने बच्चे भी देखे होंगे, कहीं पे भी किसी के भी होंगे आपके घर में, these people are real, these people are real speakers. They bring so much of creativity in their speaking and communication that you just can't imagine that how good they are at persuasion.
सो मम्मी से तो वो नहीं कर पाए, पर पापा को उन्होंने तुरंत परसुएशन कर दिया, उन्होंने कन्विंस कर दिया कि नहीं मुझे और चॉकलेट खाने, और सारे पापाओं ने अपने अपने बच्चों को चॉकलेट्स दे दिए। सो अगर हम बचपन से ऐसा देखते आए, कभी कभी हमने भी कभी बचपन में किया होगा, राइट, कि कोई चीज हमने पापा से मनवाई होगी या फिर कोई चीज मम्मी से मनवाई होगी, तो हम क्या करते एक्चुअली, हम हर मूवमेंट में, हर इवेंट में अपने आप को सेल ही तो करते, कन्विंस ही करना चाहते, राइट, इन्फ्लुएंस करना चाहते उस चीज को, जो हमें चाहिए वो हम लोगों से करवाना चाहते हैं, करेक्ट। तो अगर हम ये सब बचपन से करते आए हैं, तो आज अगर हम अपने आप को बोलते कि मैं इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाता, इफेक्टिवली बात अपने थॉट्स को नहीं रख पाता, तो कहीं ना कहीं हम वो चीज भूल चुके हैं कि ये चीज हमारे अंदर ही है, बट हमने इतने लेयर्स चढ़ा लिए अपने ऊपर कि हमने सोच लिया कि यही मेरी रियलिटी है। And public speaking is one thing which helps you to go back to the same position जहां से आपकी बचपन की जर्नी शुरू हुई, और वहां से वो आपको इनसाइड आउट लेके जाता है, ताकि आप वर्ल्ड को वो सब चीजें प्रोजेक्ट कर सको जो आप हो एक्चुअल में, कोर में। इसीलिए कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग इज इक्वल टू योर साइज ऑफ योर सेल्फ इमेज। आपकी जितनी सेल्फ इमेज बड़ी होगी, उतने कॉन्फिडेंट आप लोगों के सामने रहेंगे, उतनी आसानी से आप सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे, राइट। सो पब्लिक स्पीकिंग only doesn't help you to speak well, but become a really good listener, correct. So listening is one of the beautiful and one of the most critical quality of any good communicator, if of any good speaker. जब आप बात करते हैं तो आपको, सामने वाला भी जब बात करता है तो आपको सुनना पड़ता है ना, उसको समझ के ही आप आंसर कर सकते हो। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको प्रेजेंट में किस तरह से रहना है, ये चीज आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाता है, राइट। सामने वाले को किस तरह से सुन के आपको, आपके सुझाव को, आपके चीजों को, आप ये चीज एक कॉमन होती है जब कम्युनिकेशन कोई करता है, तो हम उसकी बात को ज्यादा सुनते नहीं है, हम ये सोचते रहते हैं हेड में कि अब मुझे क्या बोलना है, अब मेरा जवाब क्या रहेगा, राइट। कई बार ऐसे होता है हर सिचुएशन में। आप फैमिली में हैं, मम्मी से बात कर रहे हो, वाइफ से बात कर रहे हो, या फिर बॉस से बात कर रहे हो, कलीग से बात कर रहे हो, आपको ये हमेशा कहीं ना कहीं ये रहता है कि अब मैं क्या बात करूं, मुझे क्या बोलना है आगे। बट एक्चुअली पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑन अ डीपर लेवल, इट टीचेस यू हाउ टू लिसन विथ एम्पैथी एंड कंप्लीट अटेंशन, राइट। इसके बाद जो आता है वो है आपका, जैसे आपको कोई भी, आप जब फर्स्ट टॉक आप देते थे, जब भी आपने कोई फर्स्ट टॉक दिया होगा, तो आपकी वो फीलिंग क्या थी, सबसे पहली फीलिंग क्या थी? यस प्रदीप, आपकी फर्स्ट फीलिंग क्या थी? कोई भी फर्स्ट बार करते हैं कोई भी काम, तो फियर रहता है, फियर रहता है, करेक्ट करेक्ट। एंड रोहित? राइट। और यस, यस, राइट राइट, यस। और प्रदीप, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? हाँ, और उसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा कि पहली बार ही नहीं, जब भी कभी पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज पे जाते हैं, तो थोड़ी बहुत वो रहती है मन में, फियर रहती है, या क्या बोलते हैं उसको, धाक-धूक रहती है मन में। तो थोड़ा सा हम बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करके फिर जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉपर पोस्चर में आते हैं, ऐसा होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो कई बार ऐसा होता है ना, जब हम पहले कभी भी, जो हमारा फर्स्ट टॉक था वो कितना हमने अच्छे से दिया, वो टाइम पे हमारी क्या फीलिंग थी, मोस्टली ज्यादातर वो दो ही क्वालिटीज में हम बांट सकते हैं, या दो इमोशंस में बांट सकते हैं, दैट इज, वन इज एक्साइटमेंट एंड सेकंड इज फियर, राइट। अब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों में हार्ट पंप ही होगा, राइट। आपको स्वेटिंग भी हो सकती है, आप स्माइल भी कर सकते हो, आप नर्वस भी हो सकते हो। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? आपके थॉट्स का, ठीक है। एक्साइटमेंट की आपकी फीलिंग अलग है, क्योंकि थॉट्स का प्रोसेस अलग है। फियर में फीलिंग अलग है, क्योंकि थॉट का प्रोसेस अलग है। बट फिजियोलॉजिकल आपके बॉडी में जो भी हो रहा है वो सेम हो रहा है, राइट। और पब्लिक स्पीकिंग आपको ये सिखाता है कि आपको इस दोनों चीजों को आपको किस तरह से बैलेंस करना है।
और ये किस तरह से यूटिलाइज करना है टू द एडवांटेज ऑफ यू गिविंग और शेयरिंग अ कंपेलिंग मैसेज एंड एंगेजिंग योर ऑडियंस, राइट? सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. थर्ड थिंग है कि ये आपको बहुत क्रिएटिव बनाता है. आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि आजकल के जमाने में अगर हम देखें, अब इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब, इतने सारे सोशल मीडिया चैनल्स है, हर चीज में एक कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको लोगों का अटेंशन चाहिए. यार पहले भाई सुन तो ले मुझे, राइट? मैं अटेंशन तो ग्रैब करूं सबसे पहले, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. और इसी वजह से आपको ये जो स्किल है, जब आप इसको और कंटिन्यूअसली इंप्रूव करेंगे तो आप ये समझेंगे कि मैं और कितना क्रिएटिव इनोवेटिव बन सकता हूँ. और इसी से हमारी स्पॉन्टेनिटी भी आती है. जैसे आपने बोला प्रदीप कि मैं इम्प्रॉम्प्टू में बहुत ज्यादा इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, या फिर मैं भूल जाता हूँ, मैं इतना स्पॉन्टेनियसली बात नहीं कर पाता. ये इसी चीज का नतीजा है, या फिर आप कहिए कि आप जब इस चीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे, वो चीज को समझेंगे कि कैसे हमें बात करना है, तो आपकी स्पॉन्टेनिटी भी बहुत जल्दी से अच्छे से आएगी. बिकॉज स्पॉन्टेनिटी हमारे अंदर नहीं है क्या? है हमारे अंदर. अगर कोई आपके सामने गिरा हो और आप कुछ काम कर रहे हो, तो आप सोचेंगे कि मुझे भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तब मैं जाके उस बंदे को उठाऊंगा. नहीं, आप पहले जाके उसको उठाएंगे, राइट? वो स्पॉन्टेनियस था ना, आपने सोचा था कि वो बंदा गिरेगा अभी? बिल्कुल नहीं. सो दैट्स हाउ इट इज. सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है वो तभी आता है जब आप इस चीज का कंटिन्यूअस में प्रैक्टिस करते हैं, राइट? सो अगर मैं आपसे कहूं कि पब्लिक स्पीकिंग जो है ना, एक सीक्रेट डोर है टू ऑल योर 100 सक्सेसेस. आपके जितने भी 100 सक्सेस डोर्स होंगे, उसका एक सीक्रेट डोर है पब्लिक स्पीकिंग. देखो, अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, अब हम बोलते हैं ना कि मेरे लाइफ में ये है, वो है, ये सारी चीजें हैं, हम क्या करते हैं, हम उसी प्रॉब्लम को, मतलब वही सिचुएशन में रह के हम वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं. कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कुछ नहीं होती, कुछ हमें परेशान करते रहती है, कुछ मतलब फ्रस्ट्रेट कर देती है, स्टक फील करते हैं, बहुत सारी चीजें होती, राइट? हम क्या करते हैं फिर? हम बोलते हैं यार मेरे लाइफ में ये ऐसा ही है, पता नहीं क्यों ऐसा है, सब आगे जा रहे हैं, मैं ऐसे ही यही पे स्टक हूँ, मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एंड ऑल दैट वी कीप ऑन सिंगिंग ऑल दैट सॉन्ग, राइट? बट डू यू रियलाइज दिस? यस रोहित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, यस यस यस. अगर खत्म हो जाए तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, हम सिर्फ और 10-15 मिनट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है. सो वन सीक्रेट डोर जो है, इसका मतलब यही है कि आपको अगर कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप उस लेवल पे सॉल्व कर सकते हो, बट अगर उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है तो आपको आपकी लेवल भी तो रेज करनी पड़ेगी. जब अपनी लेवल आप रेज करोगे, आप सीखोगे, नई चीजें, नई पॉसिबिलिटीज को देखोगे, तभी तो आप सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा. और फिर आप ये कहोगे कि मेरे लिए सारे दरवाजे ओपन हैं. अभी कैसा होता है, पूरा सारे दरवाजे बंद है मेरे सामने, बट ये कन्विक्शन होना कि एक दरवाजा है जो मेरे लिए ओपन है, और ये कन्विक्शन आपको ये पब्लिक स्पीकिंग सिखाता है. क्योंकि इन्फ्लुएंस अगर आपको करना है, तो मैं कहूंगी ये ही स्किल है जो आपको इन्फ्लुएंस करना सिखाता है. ओके? और बेसिक्स जो हम सीखते हैं, ज्यादातर जो पब्लिक स्पीकिंग पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे अंदर क्या बदलाव आते हैं? तो सबसे पहले कि हम सीखते हैं कि राइट वे में प्रिपरेशन कैसे करना है. हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वो हमारे ऑडियंस के लिए बोलते हैं. क्यों? बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दिस वन सिंगल थिंग कि ये अपने, मतलब जो भी आप बोलते हो या फिर जो भी आप स्पीच देते हो, जो भी टॉक करते हो, it's mostly about them and not about you, because the highest value that you offer using public speaking serve people is giving that service, sharing a valuable message that will help others to improve their life. So ये आप भले ही आप आपकी स्टोरी बोल रहे हो, पर आपके स्टोरी से वो उनके स्टोरी में भी तो जाते हैं.
उनके लाइफ में वो बदलाव आता है, राइट? इसीलिए ऑडियंस अवेयरनेस बहुत ज्यादा अच्छे से आपके इसमें आता है कि मैं अपने ऑडियंस को कैसे जानूं, किस बात पे टॉक करूं, इनको एंगेज कैसे करूं ताकि ये चीजों को समझे, सुने और कुछ अच्छा लेके जाए अपने साथ। थर्ड, ऑफ कोर्स, इट्स योर कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंस, बिकॉज जब आप अपने स्पीकिंग में आप जब प्रैक्टिस करना चालू करते हो तो इसके वजह से सिर्फ आप स्पीकिंग नहीं कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा डेवलप होने लगती है। आप सिचुएशन को समझने लगते हैं कि इस टॉपिक को मैं किस तरह से प्रेजेंट कर सकता हूँ, या फिर कौन सी ऐसी चीजें कर सकता हूँ जो ये अच्छे से प्रेजेंट हो, क्योंकि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि हमारी सिंप्लिसिटी और हमारी क्लैरिटी, ये जो दो चीजें हैं ये पब्लिक स्पीकिंग में या फिर कोई भी टॉक देते वक्त कम्युनिकेशन में बहुत मायने रखती है। और जब ये चीजें आप बहुत अच्छे से कर पाते हो तो लोग आपको रिलेट कर पाते हैं, ट्रस्ट कर पाते हैं, तभी तो आपका कॉन्फिडेंस सोर होता है, राइट? एंड दैट्स हाउ योर प्रेजेंस क्रिएट दैट एनर्जी कि इन लोगों के बीच में मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है, मुझे कॉन्फिडेंट फील होता है, राइट? सो दैट्स यू एज अ स्पीकर हैव टू बी. That is one quality that your audience, the room of your, the people who are sitting in that room should be able to trust you, should be able to relate you. And that's how you actually develop this quality. Then of course it's so important that timing your talk. नहीं तो हम एक टॉपिक को लेके 10-10 क्या पूरे दिन तक भी बात करेंगे तो भी हम बोलना क्या चाहते हैं ये मैसेज नहीं निकाल पाएंगे। मैं समझती हूँ कि अगर आप 1 मिनट में आपका जो मेन मैसेज है वो अगर नहीं दे सकते तो आप 10 घंटे भी बात करें तो भी आप वो मैसेज नहीं शेयर कर सकते। एंड फॉर दिस टाइमिंग योर टॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड शेयरिंग द अल्टीमेट कॉम्पेलिंग मैसेज इज ऑल्सो क्रिटिकल। नहीं तो कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग बात ही करते रहते, बट हम ये सोच अब कब खत्म होगा क्या? थर्ड, ऑफ कोर्स द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करने के कई तरीके हैं, बट प्रैक्टिस क्या करती है हमें? आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं आपकी स्पीचेस? या फिर रोहित, आप जब बात करते हैं वीडियो पे, आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप किस तरह से उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं पहले? हम्म हम्म ओके। And how many takes do you take for video? Or it's just in one go that whatever comes to your mind you speak and then. Okay. That's rare. Yes, yes. Thank you for sharing so honestly. Yes, absolutely. And what about you, Pradeep? हाँ, जब भी कोई टॉपिक सामने आता है तो उस पर रिसर्च कर लेता हूँ, जो कुछ भी है वो लिख लेता हूँ और फिर अपने हिसाब से वो पॉइंट बनाकर स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, जैसे कि शुरुआत करनी है, कैसा एंड करना है, वो सब कुछ वो स्क्रिप्ट करके फिर 2-4 बार रीड करके अच्छी तरह उसमें कुछ एग्जाम्पल डालना है, कुछ और डालना है, वो सब बना लेता हूँ और फिर उस पर प्रैक्टिस करता हूँ। और जैसे जैसे कुछ और आइडियाज आते हैं तो वो ऐड करके फाइनल स्क्रिप्ट करके प्रिपेयर करके वो प्रेजेंट करते। वेरी गुड। सो प्रैक्टिस जो है, एक ये भी तरीका है कि 2-3 बार स्क्रिप्ट पढ़ लिया और फिर हमने चीजों को प्रैक्टिस करके सामने जाके डिलीवरी दे दिया। और एक तरीका है, कई लोग मिरर में प्रैक्टिस करते हैं, बट मिरर में जब प्रैक्टिस करते हैं तो 2 चीजें एट ए टाइम नहीं हो सकती। आप या तो बात कर सकते हो या तो फिर एनालाइज कर सकते हो खुद को, राइट? ये दोनों एक साथ नहीं हो सकती। सो मिरर में प्रैक्टिस करना एक थोड़ा सा इट्स लाइक old idea which is not really workable solution nowadays. But another thing is that practice actually makes you to work with your muscle, क्योंकि जो नर्वसनेस, जो एक्साइटमेंट, जो फियर आप फील करने वाले हो आपके डे पे, डिलीवरी डे पे, वो स्टेज पे, वो टाइम पे, वो आप अभी फील करते हो। सो यू एक्चुअली कीप ऑन बिल्डिंग योर मसल। जब आप वर्क विद द मसल करते हो तो आपकी सारी
पूरी बॉडी एंगेज होती है, वो कोऑर्डिनेशन आता है कि मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, मुझे कहाँ पे क्या प्लॉट करना है, राइट? मुझे किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से हुक करना है, मुझे कब स्टेज से नीचे उतरना है या फिर स्टेज पे ही रह के कहाँ पे कौन से पोजीशन पे जाना है, जहां से मैं ये पॉइंट अच्छे से बता पाऊंगा. All this you are able to do in your preparation. And one of the best thing that you can practice if you have, definitely we all have good people in our life. Some, like, we have close friends, family, we have colleagues, we have office friends, or you also can present in front of experts, coaches. So ये अलग अलग 3 सेट में अगर हम डिवाइड करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को देने के लिए, तो हम हर चीज में ये समझ पाते हैं कि किसको कितना कनेक्ट हो रहा है. अब अगर हम क्लोज्ड वन के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो एक एडवांटेज है कि वो हमको सुनेंगे और जेन्युइन फीडबैक देंगे. ये इस पे मुझे हंसी नहीं आया, ये कनेक्ट नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा है, बहुत बोरिंग है, राइट? बट वो डिसएडवांटेज भी है कि वो आप पे हंसेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे. सो दैट कैन ऑल्सो हैपन. But here to notice is that difference to notice is that you really understand कि अगर इन लोगों के साथ कनेक्शन बन पा रहा है तो 99% श्योर हूं कि मैं उन लोगों के साथ कनेक्शन कर पाऊंगा, राइट? ये अश्योरिटी हमें वर्क विद द मसल और प्रैक्टिस करने से मिलती है. सेकेंड थिंग जो है, आप कलीग्स के साथ करते हो, वो फीडबैक देंगे नहीं देंगे, बट आप उनके बॉडी लैंग्वेज से वो कितना अटेंटिवली सुन रहे हैं, कितना इन्वॉल्व है आपके बीच में, ये आप चीजों को गेज कर सकते हो. और थर्ड सेट है जो आप अगर कोचेस के सामने, एक्सपर्ट के सामने प्रैक्टिस करोगे तो वो बहुत क्रिटिकल फीडबैक देंगे. ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करो, ये थोड़ा ठीक है बट इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, और राइट. एंड देन यू एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग योर टॉक मोर एंड मोर बेटर. और कई बार ऐसे भी होता है जब आप अपने आप ही प्रैक्टिस करते हो तो कई चीजें अपने आप को ही क्लिक होती है. ये थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा है, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैं खुद ही नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो ये मुझे निकालना चाहिए या रखना चाहिए या रिफाइन करना चाहिए, राइट? ये भी चीज है. सो प्रैक्टिस एक्चुअली इन्वॉल्व्स योर कंप्लीट मसल एंड यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग what you will experience on that D-Day. And that's why when you really spend 90% of your time in preparation and practice, 10% is only your delivery. Because whatever you do in private is what you deliver in public. So the more you are consistent and more honest in practice when you're doing privately, that's how you are outshining in public. Okay? Then of course it's your introduction, because सबसे important चीज है attention पाना. And to start with, because introduction gives you that push and it helps people to get involved in you. So introduction बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से introduce करना है खुद को. As I said, handling nervousness, it's again involving your whole physiology into it and understanding that how you can really take advantage of this nervousness to your sharing your compelling message. And conclusion is end with a bang. Because आप जब भी जो भी चीज बोलोगे एंड में, वो ज्यादा लोग जहन में रहेंगे, उनके वो ज्यादा ध्यान में रहेंगे. तो आपका एंड जो होना चाहिए वो बहुत अच्छे से होना चाहिए. कई लोग एंड को पता नहीं, उनको नहीं चलता और वो बोल देते हैं कि थैंक यू, मुझे टाइम दिया इसके लिए वगैरह वगैरह, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा. हम सुनते हैं ना ऐसी चीजें, बट वो ये चीज बोलना भूल जाते हैं कि उनका एंड ही उनको एक चाबी है, आप समझिए, कि जो उनके दिमाग में या फिर उनके दिल तक पहुंच सकती है. सो एंड आपका बहुत पावरफुल होना चाहिए कभी भी टॉक में. नेक्स्ट जो चीज है वो है आप जो सीखते हो एक बहुत अच्छे लेवल पे, एडवांस लेवल पे, तो वो है स्पीच स्ट्रक्चर. बिकॉज अगर स्ट्रक्चर रहेगा तो आप बहुत आसानी से चीजों को समझ पाएंगे कि किस चीज के बाद क्या आता है. वेग से बोलोगे, मतलब स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो आप बहुत वेग हो जाओगे, और एक यहां से शुरू किया फिर इधर 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 कहाँ चले गए खुद को ही पता नहीं. एंड देन कमिंग बैक टू द पॉइंट इज रियली देन गेट्स डिफिकल्ट. सो स्ट्रक्चर इज सो इम्पोर्टेंट. नाउ ऑफ कोर्स स्टोरी टेलिंग कितना इंपॉर्टेंट है आप समझते हैं? व्हाई स्टोरी टेलिंग इज इंपॉर्टेंट? आई रियली वांट टू नो अबाउट दिस. यस प्रदीप, आपको क्या लगता है कि क्यों स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट है, या फिर इंपॉर्टेंट है भी क्या? स्टोरी टेलिंग जब हम करते हैं तो
इमोशनली उनको कनेक्ट कर पाते हैं और अपने पॉइंट से एलाबोरेट कर पाते हैं समझने के लिए, तो स्टोरी तो बहुत इम्पैक्ट डालती है। करेक्ट, करेक्ट। और आप रोहित जी? हम्म, 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 करेक्ट, correct, correct. Yes. And like today the world is completely of storytellers, I can say. Because अगर now corporates are becoming good storytellers, corporate में भी storytelling ही important है। आप advertisements देखोगे तो advertisements में क्या होता है? What do they really do? Because you always cannot touch logic. सो एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, वो लॉजिकल ब्रेन को टच नहीं करना चाहते, वो आपके इमोशनल ब्रेन को टच करना चाहते हैं, राइट? और जब आप इमोशनल ब्रेन को टच करते हो तभी तो वो एडवर्टीजमेंट कनेक्ट होती है हमारे साथ। इसीलिए तो हम हर त्योहार पे लड्डू से ज्यादा हम डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन देना पसंद करते हैं। क्यों? राइट? क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, हमारे इमोशन से कनेक्टेड है। सो स्टोरी टेलिंग यही चीज करती है हमारे साथ। And one of the things, it really does is it helps you to bucket your stories. जब आप बकेट करते हो स्टोरीज को तो आपको पता चलता है कि किस सिचुएशन में कौन सी स्टोरी मैं यूज कर सकता हूं ताकि मेरा मैसेज बहुत इजीली, एफर्टलेसली सामने वाले को समझ जाए और पहुंच जाए। सो स्टोरी टेलिंग एक पूरा एक अलग टॉपिक है जो बहुत डीप लेवल पे समझा जा सकता है। और मैं कहूँ तो इसका स्ट्रक्चर आप सीखोगे तो पहले तो स्ट्रक्चर रहेगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, फॉर मी आई रियली बिलीव दैट देर इज नो स्ट्रक्चर फॉर टेलिंग स्टोरीज, बिकॉज ये कंप्लीटली इमोशन का बात होता है, राइट? आप जितना इमोशनली इस चीज से अटैच्ड होते हो तो आपको वो एक्सपीरियंस वहां पे रीलिव करते हो, आपके ऑडियंस भी आपके साथ वही एक्सपीरियंस रीलिव करते हैं। सो ये क्वालिटी आप में स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करने से ही आती है। नाउ नेक्स्ट इज योर वोकल वैरायटी। सो आई ट्रूली बिलीव दैट योर वॉइस इज योर ब्रांड, योर वॉइस इज योर पावर। It empowers you because you are able to share your opinions, your expressions very vividly and confidently. और बहुत सारे लोग जब बात करते हो तो आप सुनते होंगे उनको कि वो बहुत, या उनकी जो भी ओरिजिनल आवाज है उससे बहुत धीमा बात करते हैं, रुक रुक के बात करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता और उनको लगता है कि मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है। बट एक्चुअल में जब आप पब्लिक स्पीकिंग का जब आप प्रैक्टिस करना चालू करते हो और टेक्निक्स को समझते हो तो इसमें इतने सारे एक्सरसाइजेस है जो आप 5 मिनट्स, 7 मिनट्स या फिर जितना भी आपको टाइम मिले, पर रेगुलरली अगर आप करेंगे तो आप देखोगे कि आपके वॉइस में एक ठहराव आएगा, एक पॉइज आएगा, आप डीपली बात कर सकते हो। और टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, वॉइस आपको एक अथॉरिटी देता है। आपके वॉइस से आप अथॉरिटेटिव साउंड करते हो, और जब अथॉरिटी होती है तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होके आपको सुनते हैं, वो परसुएड हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं। मोस्टली नेगोशिएशंस अगर आप देखोगे, और एम्पैथी इतनी अच्छी से डेवलप होती है अगर आपकी वॉइस पे आपका काम हो और उसकी कमांड हो तो लोग आपको सुनेंगे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस में आप समझिए वॉइस का कितना इंपॉर्टेंस है, राइट? सो दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स योर बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स और आपके आई कांटेक्ट कैसा है, आपकी मूवमेंट कैसी है, आपके लेग्स कहाँ पे है, ऑल दिस थिंग्स मैटर्स। आपका पोस्चर कैसा है। इफ यू कैन सी, अगर आप टेडेक्स टॉक देखे हो तो रिसर्च बताता है कि जितने भी टेडेक्स टॉक्स है उसमें सबसे ज्यादा जो हैंड जेस्चर्स जिस टॉक में यूज हुए हैं वो टॉक्स सबसे ज्यादा लोग व्यू करते हैं या फिर उससे ज्यादा लोग सीखते हैं। सो अच्छे जो टॉक्स रहते हैं उसमें ज्यादा हैंड जेस्चर्स होते हैं। और अगर आप देखोगे कि जो बच्चे 3 साल की उम्र तक ज्यादा हैंड जेस्चर्स से बात करते हैं, उनका
लैंग्वेज वाला जो ब्रेन होता है वो ज्यादा डेवलप होता है, वो लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीखते हैं, इसीलिए हम बचपन से ही हैंड जेस्चर्स को यूज करते आए हैं। बट जैसे ही हम ग्रो बड़े हो जाते हैं हम वो चीज को भूल जाते हैं कि हम हैंड जेस्चर्स यूज कर सकते हैं। एंड ये अगेन आपको वही लेके जाता है कि अभी हमें हैंड जेस्चर्स का अच्छे से यूज करना है, ताकि मैं अब मेरा मैसेज, ये एम्फोसिस तो है ना, जो आप बात कर रहे हो उसको एम्फोसाइज करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आप हैंड जेस्चर्स यूज करते हो, आपके पूरा नॉन वर्बल यूज करते हो, राइट। और कम्युनिकेशन में या पब्लिक स्पीकिंग में मैं कहूँ तो 93% आपकी वोकल वैरायटी और नॉन वर्बल जो है ये पूरा बॉडी लैंग्वेज और आपकी वॉइस फॉर्म करता है 93%, और सिर्फ 7% होता है जो आपके वर्ड्स, आपका कंटेंट होता है। पर हम हमेशा उल्टा करते हैं, हम कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं और हम वॉइस और बॉडी लैंग्वेज इसका कुछ सोचते ही नहीं। और यही एक चीज है जहां पे आपको कोच या मेंटोर आपको हेल्प कर सकता है कि आप ये चीज कैसे और ज्यादा आसानी से और इन्फ्लुएंस और एनहांस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज ऑडियंस एंगेजमेंट। ऑडियंस एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप हर चीज को कंट्रोल नहीं थोड़ा कर सा सकते। क्विकली अर्चना, बिकॉज श्योर आप हर चीज को थोड़ा कंट्रोल सा नहीं कर क्विकली, वी हैव सकते। अदर सेशन एट 9 o'clock. Sure. We'll wrap up in another 2 minutes, sir. Okay? Yes. So, yes. So, audience engagement is very, very important because you cannot control all the things. Only you can control what you can control. मोबाइल फोन बज रहा है लोगों का, लोग उठ के चले जा रहे हैं, या फिर डिस्ट्रैक्शन है, पहले रो में बैठे हुए लोग बहुत बात कर रहे हैं जब आप बाकी लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। यू कैन कंट्रोल दिस, राइट? यू डोंट नो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द रूम, वो हेड में या हार्ट में है, वो आपको सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। ये सब ऑडियंस एंगेजमेंट में आता है। आप क्वेश्चंस को कैसे हैंडल कर रहे हो, ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल कर रहे हो, ये सारी चीजें इसमें है। और कॉल टू एक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना मोटिवेशन तो हर कोई देगा, बट आपको ये, अगर लोगों को डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा किस दिशा में जाना है, तो वो स्पीच है ही नहीं, राइट? सुन के लोग भूल जाएंगे। मेमोरी कब रहती है? जब आप कॉल टू एक्शन देते हो। और ऑफ कोर्स इट हेल्प्स यू इन बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, because personal branding is something which is very, very important nowadays. If you want to become a coach, if you want to be an influencer, you need to have that consistency in your message, in your behavior, in your talk, in your style, all of that thing. And this comes into public speaking, which actually gives you deeper level of understanding that how you can really become a real personal brand. And of course continuous improvement, जहाँ पे आप कंसिस्टेंटली चीजों को रिफ्लेक्ट करते हो, चीजों पे रियलाइज करते हो, एनालाइज करते हो, एंड यू रिफाइन इट एंड यू कीप ऑन इम्प्रूविंग। और विजुअल एड्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू हैव टू एंगेज ऑडियंस इन ऑल द वेज। सो पीपीटी बना लिया और पीपीटी में सब चीजें रख दी और फिर बोल दिया कि ये सारी चीजें हैं, आप समझ लीजिए, तो वो एंगेजमेंट नहीं है, राइट? पीपीटी आपको सिर्फ असिस्ट करने के लिए है, पर पीपीटी ही पूरा प्रेजेंटेशन नहीं है, राइट? सो विजुअल एड्स भी आपको काफी चीजों में हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, पर वही सब कुछ है, ये चीज नहीं है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन लर्न when you actually start learning deeply about public speaking, and this is what I teach in my complete program as well. So मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज करना चाहूंगी, अगर आप रेडी है तो, छोटा सा, या just 2 minutes. थैंक यू सो मच। सो मैं चाहूंगी कि आप कोई भी एक टॉपिक लो और उस पे आप बात करो और अपने आप को ही एनालाइज करो, आप कितना पॉइंट देना चाहोगे इस पे अपने आप को। सो केपी सर, आप रोहित जी को टॉपिक दे दीजिए कोई भी, और प्रदीप सर मैं आपको एक कोई भी टॉपिक देती हूँ, आप उस पे बात करेंगे। रेडी है? सिर्फ 2 मिनट के लिए विल रैप। या सर, केपी सर, इज इट ओके सर? ओके, सो यस। तो प्रदीप सर, हाँ प्लीज रोहित सर को दे दीजिए। Why people should not invest in stock market? वेरी नाइस। सो रोहित जी, आपको आपके ओके, एंड प्रदीप जी आपके लिए टॉपिक है
what are the 3 things that you really value in your life? Okay. So do you want me to give you as well a topic? KP sir? I'm also taking the topic. Okay. So what are you more passionate Why about? 3 reasons? Uh-huh. What are you more passionate about? Okay. Okay. Yes. क्या करना है इसमें? आप बात करिए सर, आपको जो भी लगता है, और अपने आप को असेस करिए कि आप 0 to 10, 1 to 10 के स्केल पे आप कहाँ पे स्टैंड करते हो. यस, यही पे बोलना है आप. ब्रेक द आइस. ओके. Very nice. Wonderful. So
So how much would you rate yourself, Rohit, on the scale of 1 to 10? Great. Very nice. Yes, Pradeep, can we go ahead? नो फियर, नो टाइम पास, लेट्स लिव अ वंडरफुल लाइफ, वर्ल्ड क्लास। अगर जिंदगी में हम कुछ भी करना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी है। कुछ वैल्यूज हम अपने जीवन में फिक्स कर लेने चाहिए। तो वैसे मैं 3 वैल्यूज को बहुत ही अच्छा मानता हूं कि वो इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में आगे बढ़ने की हम कोशिश करनी चाहिए।